एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मास्टर पर। आज के सेशन में जो सवाल आपके साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये सवाल बच्चों ने मुक टेस्ट वगैरह जब लगाए हैं तो वहां पर उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इन सवालों में। और सवाल जब उन्होंने मेरे पास भेजे तो मैंने देखा भी यार कि ये सवाल काफी अच्छे थे, है ना। डिफरेंट डिफरेंट बच्चों ने, कुछ सवाल किसी ने भेजे, कुछ सवाल किसी ने भेजे, जिनके सॉल्यूशन ऐसे थे कि यार वो नॉर्मली उनको समझाए जा सकते थे, तो वो तो वहीं पर डिस्कस हो गए। बट ये कुछ ऐसे सवाल है जो मुझे लगा कि यार ये हर एक बच्चे के साथ में डिस्कस करने चाहिए, है ना। जिससे कि जिन्होंने अगर वो मॉक टेस्ट नहीं लगाए, जिनके मॉक टेस्ट में ये अगर सवाल उनके सामने से नहीं गुजरे हैं, तो वो लोग भी उनसे कुछ ना कुछ सीख पाए। राइट, तो आज के सेशन में हम लोग ऐसे मिसलेनियस लगभग 10 8 10 सवाल लगाने वाले हैं। और हर एक सवाल में मजा आएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा सवाल किस लेवल के हैं। और मजेदार चीज ये है कि इनकी अप्रोच बड़ी बेहतरीन है। इसके साथ साथ एक सवाल आज के सेशन का स्पेशल क्वेश्चन है, उस पर जरा स्पेशल थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सवाल को सामने देखने के बाद में, है ना। तो यार टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधे शुरुआत करते हैं सवालों के डिस्कशन पर, और उसी के साथ में अपनी और भी बातचीत कंटिन्यू की जाएगी। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे किया जाए। एक सवाल दे रखा है आपको कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। राइट, आपको दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर नहीं है। और इसके साथ में आपको एक और एक्सप्रेशन दे रखा है कि a अपॉन 3a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वगैरह वगैरह इक्वल टू 3x दे रखा है। लंबी चौड़ी कहानी बना के दे रखी है। बच्चे को लगा यार सवाल बड़ा समस्या वाला है, इतना डिफिकल्ट सवाल देख के यार थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। यार तुम लोग छोटे छोटे मासूम मासूम से हो, तो जब खतरनाक नए टाइप का कोई भी सवाल अगर आंखों के सामने आता है तो प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है। बट ऐसा कभी मत सोचा करो। मैंने एक ही चीज आपको बताई है कि कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो सब आप लोग सीख चुके हो। ये चीजें मैं इसलिए आपको बार बार बताता हूं जिससे कि आप कभी तो यार मेरी बातों को सीरियसली लेके अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सको, है ना। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंस जो कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे आप सीख चुके हो। अब सवाल जितने भी बन के आएंगे, चाहे वो नया बने चाहे वो रिपीटेड बने, बनेगा तो बेसिकली उन्हीं कॉन्सेप्ट से ना। तो जब तुम्हें कॉन्सेप्ट आते हैं सारे, इसका मतलब यह है कि तुम सवाल भी सॉल्व कर सकते हो। बस ट्राई करने की देर है, सही तरीके से ट्राई करने की जरूरत है। अब एक कॉन्सेप्ट यार मैंने सिखाया, तुम्हें सिर्फ डाटा दिया गया कि a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखा रखा है कि एबीसी की जो मर्जी आए वो वैल्यू ले जाओ, बात खत्म वहीं पर। सीख रखे हो ना यहां से। तो अगर एबीसी की कोई भी वैल्यू अगर हम लेना चाहें, राइट, इसके साथ में एक चीज और ध्यान देने वाली है, वो ये है कि भाई यहां पर कुछ डाटा दे रखा है इन्होंने जो कि 3x के बराबर है। अब एबीसी की कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो, बिल्कुल फ्री हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। बस एक चीज यार ध्यान रखना, यहां पर साइक्लिसिटी अप्लाई हो रही है। साइक्लिसिटी कैसी अप्लाई हो रही है, साइक्लिसिटी अप्लाई होने के पीछे का फिर इफेक्ट क्या आता है उस पर भी चर्चा करेंगे। साइक्लिसिटी देखो, a अपॉन 3a प्लस बी प्लस सी हुआ, अगला क्या है b अपॉन a प्लस 3b प्लस सी। मतलब यहां पर न्यूमरेटर में a था तो डिनोमिनेटर में 3a, न्यूमरेटर में b तो डिनोमिनेटर में 3b, सेम न्यूमरेटर में c डिनोमिनेटर में 3c। इसका मतलब साइक्लिसिटी लग रही है। और साइक्लिसिटी मतलब क्या हो जाता है, बोले वैल्यू सबकी सेम कर दो, सबकी वैल्यू सेम कर दो, इक्वल टू जीरो होना नहीं चाहिए। मतलब क्या है, a बराबर b बराबर c बराबर 1 मान लो, a बराबर b बराबर c बराबर 5 10 15 50 2500, जो मानना है मान जाओ, बशर्ते सेम रखना। अगर सेम नहीं रखोगे तो ये साइक्लिसिटी फुलफिल नहीं होगी। बात समझ में आई या नहीं आई। अब क्या किया, बोले सर सबकी वैल्यू हमने रख ली यहां पर, कितना रख लिया, 1 1 1 या 2 2 2, जो भी रखना है सबकी वैल्यू सेम कर दो, या फिर सबकी वैल्यू ए रख जाओ, जो भी आपकी मर्जी है। आप अगर दो लॉजिक समझ पाए हो, कौन सा लॉजिक, पहली चीज बोले सर इज इक्वल टू नॉट जीरो रखना है हमें, ऐसी चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज साइक्लिसिटी अप्लाई हो रही तो सबकी वैल्यू सेम। अगर आपने ये दोनों पॉइंट पर नोटिस कर लिया तो सवाल फिर बिना पेन चलाए सॉल्व कर पाओगे आप। अगर मैं सबकी वैल्यू एक रख दे रहा हूं तो यहां से हमें 1/5 मिल जाएगा, या फिर यहां से भी हमें 1/5 मिलेगा, यहां से भी हमें 1/5 मिलेगा। दैट मींस आपके पास रिजल्ट आया कि 3x इज इक्वल टू 1/5। अगर 3x इज इक्वल टू 1/5 है, क्रॉस में भेज दो, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है मेरे भाई 5x की। तो अगर क्रॉस में भेज दिया तो यहां से आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 1/3। बस इतना बड़ा सवाल था, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। देख के ताज्जुब लगा। जो सवाल खतरनाक होता है ना दिखने में, उसको सॉल्व करने का अगर सही तरीका आपको पता है तो वो सवाल उतना ही ज्यादा आसान होता है। एंड आई थिंक शायद आपको इससे मजेदार और इससे आसान सॉल्यूशन इस सवाल का नहीं मिलने वाला है। और जो भी चीज करो ना, कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करो तो हमेशा उसके पीछे का रीजन जेन्युइन होना चाहिए। हवा में कोई भी रीजन नहीं, नहीं हमने इसलिए ऐसे कर ले, वो नहीं चाहिए होता है। रीजन जेन्युइन होना चाहिए, तब बात क्लियर है। समझ गए ना कि सबकी वैल्यू बराबर क्यों रखनी है, क्योंकि साइक्लिसिटी अप्लाई हो रही है। अब ए बी सी की वैल्यू रखनी बराबर है, रख आप कुछ भी सकते हो, आप 4 रख लो, आप 7 रख लो, आंसर सेम आएगा। बात समझ गए।
तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करते हैं सबको समझ में भी आया होगा और इसको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये सवाल है यार मजेदार। इस सवाल का आपने फ्रंट प्रोसेस सीखा हुआ है। अगर मैं इस सवाल के फ्रंट प्रोसेस की बात करूं तो वो आपने कुछ इस तरीके से सीखा है। एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि एक कोई बस है, वो अगर बिना रुके जा रही है, विदाउट स्टॉपेज जा रही है, विदाउट स्टॉपेज जा रही है, तो उसकी स्पीड आपको दे दी जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। और फिर आपसे बोला जाता है कि अगर वही बस विद स्टॉपेज जा रही है, रुकते हुए जा रही है, तो इसकी स्पीड हो जाती है 48 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे सवाल ये पूछा गया है, और एक बार नहीं कई बार पूछा है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है इसके ऊपर, जो आप सबने देख भी रखे है ना। जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख लेना। तो आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो बस है ये हर एक घंटे में कितने मिनट रुक रही है। इसका कॉन्सेप्ट भी डिटेल में डिस्कस किया था। अगर मैं इसकी डायरेक्ट अप्रोच को अगर रिवाइज कराने की बात करूं, तो इसकी डायरेक्ट अप्रोच ये बताई थी कि इन दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस हो गया 12 अपॉन बड़ी वाली स्पीड 60 रख देंगे, और इनटू 60 से जरूर मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां से फिर आपका आंसर डायरेक्टली आ जाता है कि ये जो बस है ये हर एक घंटे में 12 मिनट रुक रही है। ये वाले सवाल आपने बहुत अच्छे से सीख रखे हैं। अच्छा, मजेदार बात यह है कि अभी तक एसएससी ने इसका सिर्फ फ्रंट प्रोसेस पूछा है। फ्रंट प्रोसेस मतलब ये डाटा दे करके आपसे पूछा कितनी देर रुक रही है। बट यार इसका रिवर्स प्रोसेस भी तो पूछ सकता है आपसे। बाकी जाने कितने कॉन्सेप्ट के रिवर्स प्रोसेस पूछे गए हैं। आप चाहे रेशियो की बात कर लो, चाहे आप एलिगेशन की बात करो, चाहे सीआईएसआई की बात करो, जाने कहां का रिवर्स प्रोसेस पे बात हुई है ना। जब टाइम एंड वर्क में पहले आप क्वेश्चन कैसे लगाते थे कि आपको नंबर ऑफ डेज दिए जाते थे, फिर आपसे कहा जाता था कि बताओ कितने दिन में करेंगे, तो आप एफिशिएंसी निकाल के फिर आंसर तक पहुंचते थे। अब कुछ सवालों में एफिशिएंसी से आप नंबर ऑफ डेज पे पहुंचते हो। रिवर्स प्रोसेस चलता है ना। तो यहां पर भी तो रिवर्स प्रोसेस चल सकता है, और वही एक एग्जांपल आपके सामने। तो आज का ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, सभी लोग सीख लेना। नए पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा। क्या रहा है, बोले अगर एक बस रुक के जा रही है, मतलब विद स्टॉपेज उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर की, और इसके साथ साथ इन्होंने दे दिया है कि वो बस जो है वो 7.5 मिनट हर घंटे रुक रही है और 2 बार रुक रही है। वो बस हर घंटे में 2 बार रुक रही है, दोनों स्टॉपेज 7.5 मिनट के हैं। तो ये बताओ कि उस बस की बिना रुके स्पीड क्या है। मतलब क्या है, ये वाला डाटा आपको दे दिया है, ये वाला डाटा आपको दे दिया है, और ये वाला डाटा आपसे पूछ दिया। ये रिवर्स प्रोसेस का सवाल है, तो बस रिवर्स कर देना। सवाल की पहचान आनी चाहिए कि कौन सा सवाल है। उम्मीद करते एक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा, सबका रिवाइज हो गया होगा। अब एक काम करते कि इस सवाल को लगाएंगे कैसे, जरा उस पर बात कर लो। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, 1 घंटे की जर्नी है, टोटल 60 मिनट की जर्नी है। समझना मेरे भाई, 60 मिनट की जर्नी है, और इस 60 मिनट की जर्नी में सवाल ने साफ साफ बोल दिया कि वो 7.5 मिनट के 2 स्टॉपेज ले रहा है। इसका मतलब इसने 15 मिनट तो यार स्टॉप ले लिया। समझना, इसने 15 मिनट तो स्टॉप ले लिया। ये आपके 15 मिनट का ले लिया इसने स्टॉप। इसका मतलब वो जो 1 घंटे की जर्नी थी उसमें इसने ट्रैवलिंग कितनी की है। आप कहोगे सर सिर्फ 45 मिनट ट्रैवलिंग की है। बोलो हाँ या ना। क्लियर है, कोई नई बात नहीं है, कोई टफ चीज नहीं है। अब एक जगह पे अब मैं बात कर ले रहा हूं विदाउट की, विदाउट स्टॉपेज, और ये है विद स्टॉपेज, राइट। अच्छा, अगर मैं यहां पर टाइम की बात करूं, टाइम की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो यहां पर टाइम कितना लग रहा है। बोले सर यहां पर विदाउट स्टॉपेज अगर ये जा रही, बिना रुके जा रही है, तो ये सर सिर्फ 45 मिनट ट्रैवलिंग कर रही है। और वहीं पर अगर रुक रुक के जा रही है तो इसको टाइम लग रहा है 60 मिनट का। इसका मतलब अगर मैं यहां से टाइम का रेशियो निकालूं तो वो रेशियो कितना आएगा, 3 और 4 का आएगा। इसी तरीके से अगर मैं स्पीड का रेशियो निकालूं तो रेशियो रिवर्स हो जाएगा। क्यों हो जाना है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम रहना है। तो रिवर्स रेशियो आ जाएगा 4:3। इसका मतलब विथ स्टॉपेज स्पीड कितनी है, 45। तुम्हारे हिसाब से 3 है, तो 3 बराबर अगर 45 के है, तो विदाउट स्टॉपेज स्पीड 4 बराबर आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो बस बिना रुके 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करने वाली। और यही कुछ ऐसी चीज रही होगी कि जब वो 45 मिनट, अगर वो बिना रुके जा रही तो 45 मिनट में वो अपनी जर्नी को पूरा कर लेगी। अब इस चीज को जरा थोड़ा सा डिटेल में और समझ लो। तो आपसे जैसे मैंने बताया कि यार ये है वो जर्नी पॉइंट, दिख रहा है आप सभी को, ये वो जर्नी पॉइंट है कि भाई इस तरीके से इसको जर्नी करनी है। तो अगर ये बिना रुके जा रही है, यहां से बिना रुके जा रही 60 की स्पीड से, तो 45 मिनट में कितना ट्रेवल कर लेगी। बोले सर 45 किलोमीटर। अगर ये 60 की स्पीड से जा रही है तो 45 मिनट में कितना ट्रेवल कर लेगी, 45 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। अच्छा, अब ये यहां से पहुंच गई, यहां से ये वापस आ रही है,
लेकिन अब इसकी स्पीड कितनी है, बोले सर अब ये 1 घंटा ले रही है, तो 1 घंटा ले रही है इसका मतलब ये 45 की स्पीड से 45 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। अब वो 1 घंटे में हुआ क्या, 15 मिनट तो आराम किया होगा उसने, और 45 मिनट ट्रेवलिंग करी होगी। तो अब समझ में आया कि रिवर्स प्रोसेस पे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, आपको उसके लिए भी तैयार रहना रहेगा। तो जिन भी बच्चों ने यह सवाल पहले कभी नहीं लगाया हो, अपनी कॉपी में नोट कर लेना और कोशिश करो इसके एक दो एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना के करो। राइट, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल समझाया था कि 12 मिनट रुक रही थी, अब इस सवाल को रिवर्स कर दो कि एक बस जो है वो बिना रुके जब जा रही है तो उसकी स्पीड है 60 की, और वो 1 घंटे में 12 मिनट रुक रही है, तो बताओ रुकने के साथ उसकी स्पीड कितनी होगी, कैलकुलेट करो। ये होता है खुद का डेडिकेशन, खुद का अगर आपके अंदर इतना सब है तब तो यार तैयारी करने का मतलब समझ में आ रहा है। अदरवाइज सिर्फ अगर सुस्त बन के बैठे रहोगे तो देखो कुछ नहीं होना है ना। तो अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट डालना, इस तरीके के 2-3 एग्जांपल बनाओ और उन्हें सॉल्व करो। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। यार ये क्वेश्चन जो है रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के, ये बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इनके लिए तैयार रहना चाहिए। कई सवाल मैंने प्रैक्टिस करवाए भी हैं, जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन लिया था तब भी हुआ था, अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्काउंट पर बात करी थी उस पर भी ये सब चीजें डिस्कस हुई थी। तो मेरे हिसाब से ये जो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है ये ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो इनके लिए आप प्रैक्टिस अच्छी खासी कर करो। यहां पर आपको बोला है कि मानव ने 1008 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, ठीक है खरीद लिया है, उसने एक वस्तु को 20% के लॉस पर बेचा। तो सबसे पहले तो रेशियो अप्लाई कर दो, 20% लॉस मतलब 1/5। तो अगर मैं पहली वस्तु की बात कर रहा हूं, एक साइड पर मैंने रख लिया सीपी, एक साइड पर एसपी, 20% का लॉस 1/5 का मतलब 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का घाटा 4 रुपए में बेच दी। वहीं पर अगर मैं दूसरी वस्तु के बारे में बात कर रहा हूं, 44% का प्रॉफिट लिया गया है, 44/100 मतलब 11/25, इसका मतलब 25 रुपए की वस्तु पर 11 रुपए का प्रॉफिट लिया है, 36 रुपए में बेच दी होगी। यही तो कुछ बातचीत निकल के आई अभी तक आपके सामने। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो करो बराबर यार। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए इसे 9 से गुणा करोगे, ये हो जाएगा आपका 45, और इसे 9 से गुणा किया ये हो जाएगा 36। हो गया क्लियर, खत्म काम। अब क्या डाटा दे रखा है, तो प्रॉफिट पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए। प्रॉफिट पर वस्तु बेची जा रही ये वाली, मतलब उन्हें 25 की रिक्वायरमेंट है। दोनों वस्तुएं 1008 में खरीदी गई, तुम्हारे हिसाब से दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी गई हैं? आप कहोगे सर 70 रुपए में, आपके हिसाब से 70 रुपए में, क्वेश्चन के हिसाब से 1008 में। और यहीं पर उन्होंने पूछ दिया कि भाई 25 की वैल्यू बताइए, कि भाई जो वस्तु प्रॉफिट पर बेच रहे हो उसे कितने में खरीदा गया है, वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो 25 में खरीदा गया, तो यहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 7 से कैंसिल कर लेते 10 बार जाएगा, 7 से कैंसिल कर लेते तो 1, उसके बाद में फिर 4, और उसके बाद में 4, ये कुछ बातचीत निकल के आई। अब इसके बाद में 144 गुणे 25/10, 5 से कैंसिल करो ये 5 बार जाएगा, और इसे कैंसिल किया ये 72 बार, 72 पंचे 360, यही इस सवाल का उत्तर है कि जिस वस्तु को प्रॉफिट पर बेचा गया वो वस्तु फाइनली 360 रुपए में खरीदी गई थी। सिंपल है। क्या डाटा दिया गया है, क्या पूछ रहे हो, सभी चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर सवाल को गलत नहीं करना है तो फिर तो कहीं पे भी ध्यान रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। वाह, ये सवाल यार बहुत मजेदार सवाल है, और इसके लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होने की बड़ी जरूरत है। कुछ टिग्नोमेट्री है, तो टिग्नोमेट्री कॉम्प्लिकेटेड लगती है, कई बच्चों को लगती है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मेंसुरेशन हो गया और टिग्नोमेट्री हो गया, इन दोनों टॉपिक में फॉर्मूलों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। एक बात तो यहां से निकल के आई। दूसरी चीज, आप ए और बी की कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हो। जनरली बच्चे को क्या बताया जाता है, बोले टिग्नोमेट्री का सवाल है, ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। जब ए और बी एक फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर फिर इनकी वैल्यू आप कुछ भी नहीं रख सकते हो, ये आपको भी पता है। राइट, तो अब क्या कर रहा है, अच्छा इसके बाद में इस पूरे सवाल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यार ये 2 शब्द हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। ये 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए थोड़ा सा डीप नॉलेज होना जरूरी है, तभी समझ में आना है। हमें पता है कि ये वाला क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, ये वाला क्वाड्रेंट होता है सेकंड, ये वाला थर्ड होता है, और ये वाला फोर्थ होता है। अच्छा, जिन्होंने टेक्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ रखी उन्हें ये भी पता होता है कि ASTS TC करते हो आप लोग, इसमें क्या होता है, बोले इसमें सर सभी एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें एस मतलब साइन और कॉसिक, इसमें कौन कौन से, साइन और कॉसिक,
ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब निगेटिव होते हैं। यहां पर आप टी रखते हो, टी का मतलब ये हो जाता है कि टेन और उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट। टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब निगेटिव होते हैं। और यहां पर सी आप रखते हो, इसका मतलब ये होता है कि यहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब निगेटिव होते हैं। ये बेसिक नॉलेज है। ये टेक्नोमेट्री जब आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं तभी बताया जाता है, और आई थिंक शायद सबने पढ़ रखा है। ये तो 10th क्लास में भी यार सिखा दिया जाता है, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं। अब इनका कंसर्न यहां पर यह है कि सवाल ने स्पेशली बोला है कि जो एंगल ए और बी है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब क्या है? अब ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जितनी भी साइन की वैल्यूज होंगी वो यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। और बाकी कॉस की, टेन की कोई भी अगर वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो वो सारी वैल्यूज नेगेटिव रखना तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं रखोगे नेगेटिव तो लग जाएंगे, है ना? सवाल गलत। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो सवाल में क्या दे रखा है इन्होंने, कॉस ए माइनस बी दे रखा है। अब कॉस ए माइनस बी दे रखा है तो फॉर्मूले में कंफ्यूजन होती है। एक बड़ी चीज, बड़ी समस्या तो ये भी है। फॉर्मूले में कंफ्यूजन क्या होती है? बोले साइन कॉस में तो साइन वाले अगर प्लस वाला है तो प्लस फॉर्मूला साइन लाइन लगता है। जैसे अगर उन्होंने कहा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो पीछे प्लस है। कॉस में उल्टा होता है। उन्होंने अगर माइनस पूछा है दैट मींस वो प्लस के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो अगर यहां पर आप इसका फॉर्मूला लगाओगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरे भाई कॉस ए और इंटू कॉस बी। अब माइनस है तो यहां पर प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला रहेगा। चलो फॉर्मूले की बात होगी। अब इनकी वैल्यूज का थोड़ा सा ध्यान रखना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन ए की वैल्यू आपको दे रखी है मेरे भाई 4/5, तो रख लेना है। इंटू कॉस बी की वैल्यू दे रखी है 5/13, तो ये भी रख लेना है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में यहां पर ये प्लस साइन है। अब कॉस ए की वैल्यू कितनी रखी जाए, ये थोड़ा सा समझदारी से रखिएगा। क्योंकि अगर मैंने यहां पर साइन ए बराबर 4/5 है, अगर मैंने यहां पर बेस निकाला, अगर ट्रायंगल बना रहे हो तो 3 4 5, ये अगर परपेंडिकुलर 4 है ये है, तो बेस हो गया 3। तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि अगर साइन ए बराबर 4/5 है तो कॉस ए बराबर 3/5 होगा। लेकिन चूंकि ये सारे एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए कॉस ए बराबर -3/5 होगा। ये चीज जरूरी है, ये माइनस साइन ध्यान रखना जरूरी है। इस सवाल में खैर प्लस माइनस कोई दिक्कत पैदा नहीं करने वाला है, लेकिन ये जो सवाल है ये आगे दिक्कत कर सकता है। ये वर्ड जो है, कई बार ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है जहां पर अभी क्या है कि ये भी माइनस रहने वाला है, ये भी माइनस रहने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं। गलती से अगर मेरे भाई इन्होंने यहीं पर ये पूछ दिया था कि भाई मुझे साइन ए प्लस बी की वैल्यू बताओ, वहां पर माइनस साइन ये इंपैक्ट डालता। बात समझ में आई? ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है ना कि उस मोक में कॉस की वैल्यू पूछी गई है, तो कॉस का ये भी और ये दोनों एक साथ है, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी पॉजिटिव है, यहां पर ये दोनों नेगेटिव है तब भी माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पर। लेकिन अगर यहीं पर उन्होंने पूछ दिया तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं आपसे, कोई नई बात तो नहीं बोल रहा हूं ना। अगर पूछ दिया होता साइन ए प्लस बी की वैल्यू बताओ या साइन ए माइनस बी की वैल्यू बताओ, तो वहां पर तो ये माइनस साइन इंपैक्ट डाल देता जाके, क्योंकि वहां पर फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी। तो साइन तो पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो फिर ये नेगेटिव साइन देंगे ना। और अगर आपने नेगेटिव साइन नहीं लगाया होगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। बनी समस्या या नहीं? तो ये चीज ध्यान रखना, जो डाटा दिया है उसका ध्यान रखो। तो यहां से कॉस ए की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का 3/5। सेम उसी तरीके से साइन बी की वैल्यू आ जाएगी 5/13 है, तो इसका मतलब माइनस का 12/13। बात समझ गए? अब इन्हें बस सॉल्व कर जाओ तो 12 36 हो जाएगा, प्लस का 36/13 65, और यहां पर ही हो जाएगा 5 चौको 20/65। एलसीएम ले जाएंगे तो एलसीएम में 65 ऑलरेडी आ चुका है, और यहां पर 36 और 20 56 आ जाएगा। तो 56/65 ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल है। तो ये साइन वाला जो था ना, प्लस माइनस साइन वाला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं ये चीज आप नोट कर लेना अपने नोट्स में, कहीं दोबारा कभी फ्यूचर में गलती ना हो। तो मैं बार बार ऐसे ऐसे सवाल इसीलिए लगवाता हूं, तो मैं हर एक चीज इसीलिए बार बार सिखाता हूं, जिससे कि कभी भी फ्यूचर में आप गलती ना कर सको। तो वो कर तभी पाओगे जब आप नोट कर रहे होगे। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं हाँ सर ने बता दिया, मैं अब इस बात को दिमाग में एकदम बैठा के रखूंगा, कभी ऐसी गलती। अरे दिमाग में तुम्हारे 70 बातें चल रही हैं यार, जो हमने सिखाई 7 मिनट बाद खत्म हो जानी है। तुम्हें याद भी नहीं होगा कि अनुसंगर क्या ज्ञान देके चले गए हैं। तो अगर कोई भी चीज चाहते हो कि आप उसे इंप्लीमेंट कर सको अपने फ्यूचर प्रैक्टिस में, तो उसको अपनी कॉपी में नोट किया करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? पीक्यूआरएस एक आयत दे रखा है जिसमें टी पीक्यू पर एक बिंदु इस प्रकार है। चलो भाई सबसे पहले तो आयत बनाओ एक। ये पी क्यू
आर और एस। टी दे रखा है हमें, पी क्यू पर एक पॉइंट दे रखा है इस तरीके से कि क्यू टी बराबर है 2 पी टी। ओके, तो ये हमने पॉइंट ले लिया टी, राइट। अच्छा, और एक चीज और भी दे रखी है कि एस पी इज इक्वल टू पी टी, मतलब एस पी इज इक्वल टू पी टी, ये डाटा दे रखा है आपको। अब इसके बाद में क्या बोला गया है, ये बना है, ठीक है। आपसे बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी टी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी टी दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का एरिया दे रखा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ एक डाटा और दिया गया है कि जो क्यूटी है वो पीटी का दुगना है। तो अगर ये साइड एक्स ले ली मैंने तो ये वाली साइड आ जाएगी 2x। बात समझ में आई या नहीं आई? राइट। अब आपसे पूछा गया कि हमें आयत पी क्यू आर एस का एरिया बताइए। बढ़िया सवाल है, मजा आएगा सीखने में। अब एक चीज यार समझो, यहां पर दो तीन थ्योरम्स वगैरह जो है, पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट अप्रोचेस है, वो अप्लाई हो रही हैं, बस उन्हें समझ लीजिए। जैसे यार अगर मैं इस यहां पर इसे मिला दूं, बहुत बात समझो यार, जो एसपी है वही क्यूआर है। इसका मतलब इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल की हाइट बराबर हो गई, इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल की हाइट बराबर हो गई। ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद में क्या रहा, तो जब हाइट बराबर हो चुकी तो जो इनके बेस का रेशियो रहेगा वही इनके एरिया का रेशियो हो जाना है। मतलब अगर x बराबर अगर 16 है तो 2x बराबर इसका एरिया हो जाएगा 32। बात समझ में आई? अगर समझ में नहीं आई है तो दूसरे तरीके से समझ लो यार। सपोज करो कि इसको मैंने पी मान लिया, सब पी नहीं ले सकते, ए मान लिया कि इसकी हाइट जो लेंथ है वो ए है, तो ये वाली भी ए हो जाएगी। तो फिर अपना एरिया का फॉर्मूला लगाना, बट वो यार टाइम टेकिंग रहेगा, तुम जल्दी वाला सीखो, है ना। वो क्या रहेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 16। तो ए एक्स बराबर 32, फिर वहां से ए एक्स बराबर सब करके वो तरीका रहेगा। लेकिन तुम यार डायरेक्ट अप्रोच समझो ना, वो ज्यादा अच्छी है कि भाई डायरेक्ट अप्रोच से क्या रहेगा कि भाई अगर हमें ये दे रखा है इन्होंने x बराबर 16 तो ये 2x बराबर 32 हो जाएगा, क्योंकि हाइट दोनों की सेम है। अब इसके बाद में क्या है, दूसरी जो अप्रोच है वो ये है कि अगर कोई रेक्टेंगल है, राइट, ये एक रेक्टेंगल है, और अगर इस रेक्टेंगल में मैंने नीचे वाले बेस से, मतलब किसी भी एक साइड से, किसी भी एक साइड को आधार मानते हो, किसी भी एक साइड को, चाहे इसे मानो चाहे इसे मानो, किसी भी एक साइड को आधार मानते हुए उसके अपोजिट साइड पर उस ट्रायंगल का वर्टेक्स रखा। मतलब अगर मैंने इसे आधार माना है मेरे भाई, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये। यहां पर मैंने कहीं पर भी मैंने एक बिंदु रख दिया, सपोज करो मैंने यहां पर रख दिया बिंदु, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये त्रिभुज इस पूरे आयत का आधा होता है। बोलो हाँ या ना, करेक्ट है, ठीक है। मतलब अगर पूरे आयत का क्षेत्रफल 10 है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर यार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 हो चुका है और पूरे आयत का क्षेत्रफल 10 है, इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों टुकड़ों का टोटल भी 5 होगा। मतलब ये दोनों टुकड़े जो हैं ये आयत का आधा है। या फिर आप ये कह सकते हो कि इस त्रिभुज का एरिया और इन दोनों टुकड़ों का एरिया आपस में बराबर होगा। मेरे हिसाब से मैंने जितनी भी तुम्हें बातें बताई, इनमें से कोई भी अगर पकड़ के तुमने फिगर पे लगाई ना, सवाल खत्म हो चुका है। आप देखो, इसे आधार मान के एक त्रिभुज बनाया गया है, तो इन दोनों टुकड़ों का एरिया 32 और 16 48 है, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, 48 हो गया। अब तुम खुद ही टोटल कर लो कि तुम्हारे आयत का क्षेत्रफल कितना है, 16, 48 और 32 टोटल करने पर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड। एक मजेदार सवाल था, उम्मीद करते हैं एक्सप्लेनेशन मजा आया होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल क्या है, एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन है आपके लिए उन्नयन कोण, हाइट एंड डिस्टेंस का है ना। ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस की क्लासेस जल्दी आपके लिए कन्वे की जाएंगी, बट अभी सवाल को सीखते हुए चलो। बढ़िया सवाल है, मजेदार क्वेश्चन है, और इसमें यार अप्रोच बड़ी प्यारी लगी है। समझना कैसे सवाल को करना रहेगा। क्वेश्चन इजी है। आपको एक इन्होंने दिया है, सड़क के मध्य के दोनों ओर दो इमारतें हैं, दो बिल्डिंगें हमने खड़ी करनी है, और उसके बाद में दो इमारतों के शीर्ष का उन्नयन कोण दे रखा है ना। एट द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच से, रोड का मिडिल बीचों बीच से जब हमने दोनों किनारे इमारतों के उन्नयन कोण देखे, तो एक का एंगल बना रहा था 60 और एक का एंगल बन रहा था 45। समझदार के लिए इशारा काफी कि अगर ये 45 है ये तो 90 होगा, तो ये वाला भी 45 हो जाएगा। ये 60 है तो ये 90 है, तो ये वाला 30 हो जाएगा। कोई समझाने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। आपसे बोला गया यदि एक भवन दूसरे भवन से 80 मीटर ऊंचा है, मतलब अगर मैं यहां से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, इमेजिनरी लाइन है,
तो ये जो पोर्शन है ना मेरे भाई, ये 80 मीटर एक्स्ट्रा है। बोलो हाँ या ना। यही तो इनका कहना है कि एक जो बिल्डिंग है वो दूसरी बिल्डिंग से 80 मीटर ऊंची है। अब आपसे क्या बोला है? आगे कुछ नहीं बोला है, बात खत्म हो गई। तो आपसे बोला है दोनों भवनों के बीच की दूरी बताइए। अब यहां पे लॉजिक तुम्हारा क्या लगेगा? तुम यही बोलने वाले हो ना, बोले सर अगर 45 डिग्री ये 45 डिग्री, तो इनके सामने वाली जो साइड का रेशियो है ये 1 है, ये भी 1 हो जाएगा। यही तो आप कहने वाले हो, है ना? और सवाल ने बोल रखा है कि ये जो पॉइंट है ये मिडिल पॉइंट है इस पूरी रोड का। इसका मतलब ये दोनों पोर्शन आपस में कैसे होने? बराबर होने। तो अगर ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलो हाँ। बोले हो गया, डन, खुशी की बात है। अब क्या हुआ? अब तुम्हें पता है अगर 30 के सामने की भुजा 1 है तो 60 के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी? पूरी √3 हो जाएगी। और √3 बराबर कितना होता है भाई? तो आप कहोगे सर √3 बराबर होता है 1.73। 1.73 ये होता है √3 के बराबर। 732 भी कर लेना, कोई फर्क की बात नहीं। अच्छा एक बात समझो यार, हमें पता है ये पूरी साइड है 1.73 और ये इतनी साइड है, इतनी साइड है 1, क्योंकि ये 1 है तो सेम है, तो ये 1 है। पूरी 1.73 है, ये वाली 1 है। इसका मतलब अपर पोर्शन तुम्हारे रेशियो के अकॉर्डिंग से कितना आया? तो आप कहने वाले हो सर अपर पोर्शन जो है वो मेरे रेशियो के अकॉर्डिंग 0.73 आया। बोलो हाँ या ना। अपर पोर्शन जो है वो पूरे 1.73 में से अगर 1 घटाया तो ये मिल जाएगा 0.73, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से है भाई 80 मीटर के। ये 80 मीटर के बराबर। अब सवाल ने पूछा है आपसे दोनों भवनों के बीच की दूरी। सवाल पूछना चाह रहा है ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 2 यूनिट पूछना चाह रहा है। अब आप सोच रहे हो कि बोले सर जी कैलकुलेशन करने वाले हो। मैं कह रहा हूं नहीं, मैं ऑब्जर्वेशन करने वाला हूं, मैं ऑब्जर्व करने वाला हूं। देखो समझो क्या करना है यार, यहां पर 0.73 है, यहां पर 80 है, मतलब 100 गुने से ज्यादा है। अगर सपोज करो मैं इसमें 100 का गुना करता, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें 100 का भी गुना करता तो यहां पर कितना आया होता? 73 आया होता। मतलब ये 100 गुने से भी ज्यादा है, राइट? तो इसका मतलब यहां पर भी क्या आएगा? बोले सर 2 में जब 100 गुने से ज्यादा से गुना करोगे, अब अगर इसमें 100 गुने से ज्यादा गुना करोगे तो 200 प्लस तो आंसर होना चाहिए। ये एग्री कर रहे हो या नहीं ऑब्जर्वेशन से कि भाई अगर इसमें 100 से गुना करो तब ये 73 आता, लेकिन ये 80 है तो इसका मतलब 110 या कुछ से गुना किया गया होगा, 100 से ज्यादा से गुना किया गया। अगर मैं इसमें 100 से भी गुना करूं तब भी ये 200 हो रहा है, तो आंसर 200 से कुछ ज्यादा होना चाहिए। ये एग्री कर रहे हो? अगर अपने ऑप्शंस पे नजर डालो, इकलौता ऑप्शन ऐसा है जो 200 से बड़ा है। आंसर लग गया सवाल। तो सवाल का स्ट्रक्चर, सवाल की ऑब्जर्वेशन सभी मजेदार थी और आप समझ भी पाए। और एक चीज और, जैसा ज्योमेट्री वैसे ही हाइट एंड डिस्टेंस है, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन दोनों टॉपिक्स में, तो फिगर जरूर बनाइएगा, ठीक है? चलिए, तो ये एक सवाल था आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसका ऑप्शन हो जाएगा 218.6 मीटर। जो दोनों भवनों के बीच की डिस्टेंस है वो हो जाएगी। आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पे। ये यार इन्होंने एवरेज स्पीड का सवाल पूछा है। एवरेज स्पीड पर मैंने आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें एवरेज स्पीड के जितने भी टाइप्स हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने वहां पे सिखाए हुए हैं। एक जब डिस्टेंस सेम हो, एक जब टाइम सेम हो, और एक जब कुछ भी सेम ना हो, राइट? हर एक तरीके का सवाल वहां पे मैंने सिखा रखा है, जिसको नहीं पता है वो जाके देख लेना, ठीक है? बहुत कुछ सिखा दिया यार। तो अब क्या करना है, इस सवाल में आपको इन्होंने दे रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है, और इतना डीप कॉन्सेप्ट लेके गए हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का कि आपको सवाल लगाने में मजा आएगा। एक एक पॉइंट को डिफरेंट वे में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। मतलब अगर आप में पेशेंस है तो आप सवाल लगा जाओगे, पेशेंस नहीं है तो फिर हड़बड़ी मचाओगे, ठीक है? क्वेश्चन क्या दे रखा है? 3 असमान चक्रों की यात्रा में 3 अलग अलग दूरियां हैं। एक कार पहले चक्कर में 8 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो डिस्टेंस अगर मैं देखा जाए 45, सॉरी कितना, 400 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। 400 किलोमीटर की दूरी, टाइम है यहां पर 8 घंटे, राइट? चलो हो गया। जबकि दूसरी कार 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से 324 किलोमीटर की दूरी तय कर रही। अब दूसरी डिस्टेंस है 324 किलोमीटर की, दूसरी डिस्टेंस है 324 किलोमीटर की, लेकिन यहां पर स्पीड दिया हुआ है कि 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। अब यार अगर 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड है तो सबसे पहले इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बनाओ, क्योंकि ये डाटा तुम्हारा किलोमीटर में है, सब कुछ तुम किलोमीटर प्रति घंटा में कर रहे हो, तो मीटर पर सेकंड का काम क्या है? तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? बोले सर 15 को अगर मैंने किलोमीटर प्रति घंटा में बनाया तो 18/5 से गुना किया, कैंसिल करेंगे तो 18 तिहाई 54 आ जाएगा। 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम ट्रेवल कर रहे हैं। जो पहली डिस्टेंस थी 400 किलोमीटर की, तो वो हमने 8 घंटे में ट्रेवल करी। और देखो मैंने यहां पर स्पीड इसलिए नहीं निकाली क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे स्पीड की जरूरत नहीं है।
मुझे डिस्टेंस और टाइम चाहिए, तो यहां पर तो डाटा सही दिया रखा था, यहां पर डिस्टेंस दिया और स्पीड दिया, टाइम चाहिए गुरु अपने को, तो पहले तो स्पीड को सही किया, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाया। अब अगर मैं 54 से डिवाइड करूं तो 18 तिहाई 54, 18 बार कटेगा और फिर 3 से काटा तो 6 बार जाएगा, ये 6 घंटे में कवर हो जाएगी। दूसरी डिस्टेंस कवर हो गई। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा है कि इसने अंतिम चक्कर की शेष दूरी, जो भी उसकी दूरी बची थी, वो शेष दूरी 8 घंटे में ट्रेवल की, मतलब जो आखिरी चक्कर लगाया वो 8 घंटे में पूरा किया। ये डाटा दे रखा है। तय किया, इस प्रकार से तय करी कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो आपसे पूछा है तीसरे में स्पीड क्या थी, मतलब क्या है बोले, जो उसकी टोटल एवरेज स्पीड है वो कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है यार कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है मेरे भाई कुल दूरी बटे कुल समय। अब यार मैंने मान लिया कि यह दूरी कितनी थी, x थी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, समझो बात को जरा, टोटल डिस्टेंस कितनी है, अगर वो टोटल डिस्टेंस भी निकालना चाहो या फिर आप डिस्टेंस बराबर बताओ एवरेज स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड कितनी है 50, टाइम कितना लग रहा है तुम्हें, तीनों दूरियां ट्रेवल कर 8 8 16 6 22, तो अगर 22 गुना 50 किया तो टोटल डिस्टेंस तुमने ट्रेवल करनी है 1100 किलोमीटर की। तुमने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितनी की है, 1100 किलोमीटर की, जिसमें से 400 ये हो गया, 324 ये हो गया। तो मेरे भाई अब तुम बताओ ये तीसरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तुमने इतना पता किया कि भाई टोटल डिस्टेंस 1100 की है, अगर मैं 1100 में से ये 400 और 324 घटा दूं, मतलब 724 मैंने घटा दिया है, तो 376 किलोमीटर की जर्नी आ जाएगी जो तुमने तीसरे पार्ट में कंप्लीट करी, तभी तो टोटल 1100 किलोमीटर डिस्टेंस हुई है। अब ये 376 किलोमीटर जर्नी तुमने 8 घंटे में अगर ट्रेवल की है तो स्पीड क्या रही होगी, दूरी बटे समय, ये तुम्हारा स्पीड रिप्रेजेंट करेगा 8 चौको 32, 5 बचा 8 सत्ते 56, 47 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही है। जो तीसरी जर्नी, तीसरी डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया वहां पर आपकी स्पीड 47 किलोमीटर पर आवर थी। ये सवाल था डीप सवाल कि भाई अगर आपने हड़बड़ी दिखाई सवाल में तो आपको पता है कि कोई ना कोई कनेक्टिंग लाइन आप मिस कर जाओगे। तो कुछ सवाल ऐसे भी रहते हैं जो पेशेंस के साथ में सॉल्व करने वाले होते हैं, ये सवाल उन्हीं में से एक था। अगर आपको बेसिक नॉलेज है और अगर आप में पेशेंस है तो आप बड़े मजेदार तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। एक बेहतर क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन था। अच्छा, इसके साथ साथ एक काम और कर सकते हैं इस सवाल पे, एक काम और कर सकते हो, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, बात को जरा समझिएगा, एक काम यहां पर यह भी हो सकता है कि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप ये चीज देखो यार, एवरेज स्पीड कितनी है 50 है, पहली जर्नी कैसे किया बोले 400 किलोमीटर 8 घंटे में 50 की स्पीड से, मतलब एवरेज स्पीड के बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी स्पीड कितनी बोले सर 54 है, मतलब एवरेज स्पीड से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। इसका मतलब तीसरी स्पीड एवरेज स्पीड से थोड़ी सी कम होनी चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन का खेल हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड 50 है, उससे थोड़ी सी कम कौन सी है बोले 47, तब भी आप टिक कर जा सकते हो, ये ऑब्जर्वेशन का खेल है। लेकिन ऑब्जर्वेशन तो तभी अप्लाई कर पाओगे ना जब तुमको सवाल के कॉन्सेप्ट, सवाल के बेसिक्स अच्छे से पता होंगे। तुक्के में ऑब्जर्वेशन थोड़ी ना लगता है, फिर तो वो तुक्का होता है, फिर ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। बात समझ गए ना? तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। चलिए भाई, तो ये कुछ सवाल थे आपके लिए जो बच्चों ने डाउट्स वगैरह में पूछे थे, एंड आई होप कि आपको मजा आया होगा इन सभी सवालों के सॉल्यूशन देख के। और आप लोगों के लिए भी अगर कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन बन रहा है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है समस्या है, वो सवाल आपने कहीं पर भी देखा हो, कहीं पर भी, मतलब चाहे मॉक में हो, चाहे प्रीवियस ईयर, चाहे किसी किताब में, आई डोंट केयर, आप उन सवालों को फेसबुक ग्रुप पे भेज सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो, या वीडियो के कमेंट सेशन में आप लोग वो सवाल टाइप कर सकते हो। जैसा भी है, बस आप अपने सवाल को हम तक पहुंचाइए, जो भी आपको डाउट है, और हम उसे दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं, जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर।